Hi everyone. Today we'll start from question number 2. Already number 1 हम लोगों का कवर हो चुका है जिसमें 15 क्वेश्चंस था एंड हर एक क्वेश्चन को हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया। आज हम नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 एंड 3 को कवर अप करेंगे। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। माय नेम इज साई सैम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद साई। आज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम द चैप्टर बैंकिंग। सलमान डिपॉजिट्स हाउ मच 1200 rupees every month in a recurring deposit account for 2.5 years if rate of interest 6% per annum। तो बोल रहा है अमाउंट कितना होगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो उसके लिए हमारे पास क्या दिया गया है, डाटा पहले लिख लेते हैं। डाटा हमारे पास है, ये हमारा है प्रिंसिपल दैट इज 1200। ओके, ये कौन सा है, बिट नंबर 1 है। अच्छा, 1200 के बाद रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2.5 ईयर्स। 2.5 ईयर्स, ये जो ईयर्स है हमें इसको मंथ्स में कन्वर्ट करके लिखना है। ओके, तो 2.5 ईयर्स हो जाएगा हमारा n। 2 ईयर्स होता है 24 मंथ्स, हाफ ईयर होता है और 6 मंथ, टोटल हो जाता है हमारे लिए 30 मंथ्स। ध्यान रखना, यहाँ पे हम इसको मंथ्स में लिखेंगे। ओके, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, ये बताओ कि उसका अमाउंट कितना होगा। क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। तो अमाउंट्स पाने के लिए हमें प्रिंसिपल के साथ कितना इंटरेस्ट आएगा उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अमाउंट हमें कैसे मिलता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, तो पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उसी इंटरेस्ट को प्रिंसिपल के साथ ऐड कर लेते हैं, निकालते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की जो फार्मूला होता है दैट इज क्या होता है, P होल इंटू n इंटू n प्लस 1 बाय 2 इंटू 12 इंटू R बाय 100। ये होता है हमारा रिकरिंग अकाउंट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट के केस में इंटरेस्ट निकालने की फार्मूला। ओके, तो हमारे पास हर एक डाटा अवेलेबल है। P कितना 1200 है, लिख लो 1200 इनटू n कितना 30 मंथ्स है। अच्छा, n प्लस 1 मतलब 30 प्लस 1 दैट इज 31 बाय 2 इंटू 12, ऐसे ही रख लो, मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि कैंसिल करने में आसान होगा। ओके, R बाय 100, R हमारा 6% है, 6 बाय 100। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, ये 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे 12 है इसके साथ कैंसिल, 2 3 जा 6। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, कितना होगा, 3 3 जा 9। ओके, 3 3 जा 9, एक जीरो मैंने लगा दिया। अब 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। 2790 इज द इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 1200। तो हम क्या करेंगे, सीधा 2790 को 1200 के साथ ऐड कर लेते हैं। 1200 प्लस 2790। ओके, अच्छा इसको सीधा कर लो ऐड, 0 को 0, 9 2 प्लस 7 9 2 1 3। तो 3990 इज the required answer, means the amount he will receive on maturity। क्लियर, बस फार्मूला को याद रखना है और कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिट नंबर 2। एक्सक्यूज मी, 39M 81N कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। 39M 81N कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 3/9। ये 9 से ख़त्म होगा, फिर 9 से शुरू, 9/M। ओके, M से ख़त्म होगा, फिर M से शुरू, 81, फिर 81 से शुरू अप टू N। समझ में आ रहा है, जिससे ख़त्म उसी से ही शुरू होगा, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब हमें mn पूछ रहा है, ये दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँगा
3/9 इक्वल्स टू 9/m, तो मुझे m मिल जाएगा, मिलेगा या नहीं, देख लेते हैं मिलता है या नहीं। 3/9 इक्वल्स टू 9/m, दिस इम्प्लाइज, सीधा सीधा लिख रहा हूँ, 3 इंटू m क्या होगा 3m, 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा 81, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब m इक्वल्स टू, ये 3 को उस तरफ ले जाता हूँ, 81/3 विच इज़ इक्वल्स टू 27। अब मुझे m मिल गया, क्या मिल गया, m मिल गया, मतलब ये m को हटा के अब मैं क्या लिख सकता हूँ 27 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब m तो मिल गया मुझे और क्या चाहिए, n चाहिए। n कहाँ पे है, ये n है, n के साथ ये टर्म अटैच है, इसको भी ले सकते हो, ओके, जो मन करता है उसी से कर सकते हो। ये m है, m का वैल्यू यहाँ लगा के इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों को भी इक्वल करके सॉल्व कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को इक्वल करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ये दोनों को भी कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों को कर रहा हूँ, ठीक है। m का वैल्यू निकल गया। अब m/81 मतलब 27/81 इक्वल्स टू 81/n, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। या फिर 3/9 इक्वल्स टू 3/9 इक्वल्स टू 81/n, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों में आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलते हैं दोनों को सॉल्व करते हैं, डाउट होगा क्या, n इंटू 27 इक्वल्स टू 81 इंटू 81। अब n इक्वल्स टू 27 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा बाय 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, यहाँ पे भी 243 आएगा, चेक आप लोग आराम से कर सकते हैं, क्लियर, दोनों में आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, जियोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर। तो यहाँ पे इसको हमें प्रूव करना है, LHS लेके RHS फाइंड आउट करना है, ओके। बिना देर किए हुए स्टार्ट करेंगे। नंबर 3 क्या लिखते हैं, LHS में क्या बोल रहा है, कॉस है बाई 1 प्लस साइन है, प्लस 1 प्लस साइन है बाई कॉस है इक्वल टू 2 सेक है। ये दोनों का एलसीएम ले जाना, ठीक है। दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों का एलसीएम होता है 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है, या फिर ऐसे लिखता हूँ सजा के, कॉस है होल इंटू 1 प्लस साइन है, क्लियर। अब एलसीएम, जब हम दोनों का प्रोडक्ट को आज एलसीएम लिखते हैं उस टाइम हम क्या करेंगे, सीधा कैसे लिखेंगे, अगर ये दोनों का प्रोडक्ट हमारा एलसीएम है तो यहाँ पे एलसीएम बाई डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर इतना सारा करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्या करेंगे सीधा कॉस है इंटू कॉस है, मतलब कॉस स्क्वायर है, प्लस 1 प्लस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर, समझ में आया। अगर दोनों का प्रोडक्ट तुम्हारा एलसीएम है तो उस केस में एलसीएम बाय डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर नहीं करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, पहले लिख लो, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर बाद में लिख लो, क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब क्या करेंगे, का स्क्वायर है तो का स्क्वायर है ही, ये जो 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर है इसको हम थोड़ा सा खोल देते हैं, नेक्स्ट लाइन में करते हैं। यहाँ देखना मैंने क्या किया, का स्क्वायर ए को का स्क्वायर ए रखा, प्लस ये जो 1 प्लस साइन स्क्वायर है इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन है, मतलब 2 साइन है, ठीक है, बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है क्या होता है, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर ए होता है 1 प्लस, और एक 1 भी यहाँ पे है और एक 1 लिख लो, ठीक है। इसका काम हो गया ये दोनों का, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है 1 लिख लिया, और एक 1 था उसको भी लिख लिया। अब बचाए 2 साइन है, यहाँ पे लिख लो 2 साइन ए बाय कॉस है इंटू 1 प्लस
साइन ए। ठीक है, अब 1 + 1 कितना होता है 2 + 2 साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 + साइन ए। ठीक है, अब हम और एक स्टेप यहाँ पे करेंगे। ये 2 + 2 है, अगर मैं 2 कॉमन ले जाऊँगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस यहाँ से भी कॉमन चला गया है, प्लस साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 + साइन ए। क्लियर। अब ये 1 + साइन ए 1 + साइन ए कट जाएगा, 2/cos ए रिमेनिंग होता है 2/cos ए, दैट इज 2 sec ए विच इज आवर RHS। ठीक है, समझ में आया। तो लास्ट लाइन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, ठीक है, तो स्पेस कम था बट एडजस्ट कर लेना। तो ये हो गया हमारा नंबर 2 का सल्यूशन। ओके, अब हम नेक्स्ट नंबर मतलब नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वॉल्यूम चैप्टर से है। ठीक है, स्फीयर की चैप्टर से है। तो ये एक हेमिस्फीयर है, ठीक, उसका जो इनर सर्कम्फरेंस है कितना है 44 सेंटीमीटर एंड एक्सटीरियर जो रेडियस है दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। बोल रहा है इनर रेडियस कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द टॉप कितना होगा। तो ये फिगर देख के आप लोगों को वाटरमेलन की याद आ जाएगा। अगर बीच वाला हिस्सा हमने खा लिया एंड उसका सिर्फ जो रिमेनिंग पार्ट बचा है, रेड कलर खा लिया, ग्रीन कलर भी बचा है, वो ऐसा ही मान लीजिए टब। ठीक है, तो इसमें ये जो छोटा सर्कल दिख रहा है इसका सर्कम्फरेंस है क्या 44। ओके, यहाँ पे 2 रेडियस है, ये छोटा वाला का स्मॉल आर लेते हैं, ये जो बड़े सर्कल बन रहा है उसका कैपिटल आर मान के चलेंगे। ठीक, तो हमारे यहाँ पे स्मॉल आर एक होता है, यहाँ पे एक कैपिटल आर है। कैपिटल आर मतलब ये जो बड़े सर्कल रिम देख रहा है, ओके, ये है हमारा 8 सेंटीमीटर। अब छोटे सर्कल का रेडियस पूछ रहा है, दिया क्या है सर्कम्फरेंस ऑफ द रिम ऑफ द सर्कुलर मेटल। ओके, इनर सर्कम्फरेंस मतलब इसका सर्कम्फरेंस दिया हुआ है। सर्कम्फरेंस मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री। अगर ये सर्कुलर शेप में है तो उसका जो बाउंड्री होगा उसका सर्कम्फरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr विच इज इक्वल्स टू 44। समझ में आया। इनर सर्कम्फरेंस 2πr यहाँ पे है, 2 को 2 लिख लिया, पाई का वैल्यू 22/7 है, लिख लो, r फाइंड आउट करना है 44। ओके, इसको कैंसिल कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे 2 × 22 44, ये 44 मैंने सीधा कैंसिल कर लिया और 7 को उस तरफ ले जाता हूँ, r = 7 cm हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 2 × 24 44 लेफ्ट में 44 राइट में था, दोनों को कैंसिल किया, ये जो 7 था उस तरफ आने से 1 × 7 हो गया। ठीक है, तो हमारा स्मॉल आर आ गया 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर। अब पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ द टॉप। हमें पता है जब हेमिस्फीयर होता है उसका वॉल्यूम क्या आता है 2/3πr³। ओके, एक वॉल्यूम जो हेमिस्फीयर का होता है वो स्फीयर का हाफ होता है, स्फीयर का होता है 4/3, ये हेमिस्फीयर है इसलिए इसका 2/3 हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मटेरियल का वॉल्यूम पूछा है, क्या बोला था मैंने, वाटरमेलन का रेड वाला हिस्सा खा लिया हम लोगों ने, अब जो बचा है बीच में से काट लिया और बीचों बीच जो रेड वाला हिस्सा था उसको निकाल के खा दिया। अब जो वाटरमेलन बचा है उसी का वॉल्यूम हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बड़े वाला स्फीयर बन रहा है हेमिस्फीयर, उसी से छोटे वाला अंदर का हिस्सा जो होता है उसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 2r है हमारे पास, तो वॉल्यूम ऑफ द टॉप, यहाँ पे वाटरमेलन नहीं है, क्या दिया है टॉप दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ द टॉप पाने के लिए हम क्या करेंगे
बड़े वाला हेमिस्फीयर से छोटे वाला हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ओके, ऐसा नहीं लिख के हम सीधा भी लिख सकते हैं ऐसा, 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ये स्टेप नहीं लिखोगी तब भी चलेगा, ये डायरेक्ट लिखने से भी सही है। क्लियर? अब वैल्यू लगाते हैं। 2/3 पाई हमारा है 22/7। अच्छा, बड़े वाला आर कितना है, 8 cm है, 8 का क्यूब कर लो, माइनस छोटा आर कितना है, 7 cm है, 7 का क्यूब कर लो। अब कुछ कटेगा क्या, कुछ नहीं कटेगा, 322 27 कुछ भी नहीं कटने वाला है, तो हम क्या करेंगे, सीधा लिख लेते हैं 22/7। 8 का क्यूब, ध्यान रखना एग्ज़ाम देने से पहले ये क्यूब एंड स्क्वायर थोड़ा प्रिपेयर कर लेना, नहीं तो मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम चला जाएगा। 8 का क्यूब होता है 512 माइनस 7 का क्यूब होता है 343। अब यहाँ लिख लेते हैं 2/3 इंटू 22/7 इंटू 512 से 343 माइनस करने से हमारा आ जाएगा 12 - 3 9, 10 - 4 6, 4 3 1 169 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा कैंसिल हो सकता है, कैसे, ध्यान से दिखना, 3 से ही कट जाएगा, नहीं कटेगा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कटेगा। तो यहाँ से कुछ कटने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ या नहीं। अगर कुछ कटेगा नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाता है 244 इंटू 169/21। 44 इंटू 169 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 7436। ठीक है, 7436/21। अब क्वेश्चन पूछ रहा था 2 पॉइंट ऑफ डेसिमल, तो इसको डेसिमल में निकालने से हमारा आंसर आ जाएगा कितना, ये आप लोगों का काम है, मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ 354.095 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये डेसिमल काम आप मतलब डेसिमल में आंसर निकालने का काम आप लोगों का है, तो मैं सिर्फ आंसर लिख दिया 354.095, खुद डिवाइड करके आंसर को मैच कर लेना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट बीट के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी निकालो, ये ग्राफ में से। ठीक, बाद में ये सब पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन लड्डू सा है, पहले इसको निकाल देते हैं। ठीक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी क्या होगा, ये ए जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक, अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू 5, वाई का वैल्यू 0। ठीक, ये बी जो है वाई एक्सिस के ऊपर है, कौन से पॉइंट में, 3 पॉइंट में, 0 3, आप लोगों का 1 मार्क मिल गया। ठीक है, बाद में पढ़ते हैं ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है P डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:3। ये जो ए बी लाइन है इसको ये P पॉइंट कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3। तो ये जो 2:3 है इसको हम क्या लिखते हैं, m1/m2 दैट इज 2:3। ये हिस्सा 2 है, ये 3 है। क्लियर? तो PA/PB ऐसे ही बोल सकते हैं, m1 m2, इसको और क्या लिख सकते हैं, PA/PB भी बोल सकते हैं, बट लिखने का टाइम हम ये फार्मूला लगाएंगे m1 m2, इसलिए मैंने सीधा लिखा। क्लियर? नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P चाहिए हमें। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P को हम क्या लेते हैं, इसको x एंड y ले जाते हैं। A की कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे, x1 y1, एंड B की कोऑर्डिनेट्स को क्या लिखते हैं, x2 y2। समझ में आया? A की कोऑर्डिनेट्स को x1 y1, B का x2 y2, जो हमें पूछ रहा है, या फिर जो मिड पॉइंट है इसको हम xy मान के चलते हैं। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, ये x निकालने की फार्मूला। x निकालने की फार्मूला कहता है x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1। क्या होता है, x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1
बाय m1 प्लस m2 एंड y का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2। हो गई काम। अब हमें सिर्फ वैल्यू लगाना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो m1 कितना है हमारा, m1 है 2 यहाँ पे, ओके, एंड x2 यहाँ पे 0 है, ठीक, 2 × 0 प्लस m2 है 3 इंटू x1 इज 5, ठीक है, x1 कितना है 5 बाय m1 प्लस m2 2 + 3, क्लियर। एंड यहाँ पे y इक्वल्स टू, यहाँ पे x लिख लेता हूँ, y इक्वल्स टू m1 y2, m1 फिर से 2 है, y2 हमारा कितना है, y2 3 है, प्लस m2 हमारा 3 है, y1 हमारा 0 है, एंड नीचे आ जाएगा 2 + 3, क्लियर। अब इसको सीधा यहाँ पे लिखते हैं, 2 × 0 0 प्लस 3 × 5 15, क्या हो जाएगा 15/3 विच इज इक्वल टू 5, एक मिल गया। अब यहाँ पे 2 × 3 = 6 प्लस 0 6/5 दूसरा मिल गया। तो यहाँ पे हमारा x एंड y हो जाता है, सॉरी गलत कर दिया, 2 + 3 5 है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 15/5 3, ठीक है। तो x आ गया 3, y आ गया 6/5, x आ गया 3, y आ गया 6/5, हो गई काम बस। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा नहीं, बट हम उसको आराम से करने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आ गया, ये काम हो गया। अब ध्यान से करना, दिमाग ठंडा करके, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू ए बी पासिंग थ्रू ओरिजिन। यहाँ पे एक लाइन पास कर रहा है, ये ओरिजिन होके, जो कि ए बी के साथ पैरेलल है, एंड ये जो ओरिजिन है इसका वैल्यू हमारा कितना है 0 x एक्सिस के लिए, y एक्सिस के लिए भी 0, ओके। एंड जब इक्वेशन की बात आता है वहीं पे भी एक फार्मूला आता है, क्या फार्मूला है, टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। फार्मूला कहता है मुझे लगाओ y - y1 इक्वल्स टू m × x - x1, एंड ये y1 x1 पुराने वाला नहीं है, अब नया x1 y1 आ गया है। जो लाइन का हम इक्वेशन निकाल रहे हैं उसी लाइन का कोई भी पॉइंट को हमें अगर दिया गया है, ओके, या फिर अवेलेबल है, तो उसको हम x1 y1 मान के चलेंगे। तो ये लाइन का सिर्फ एक ही पॉइंट हमें पता है, दैट इज 0 0, ये हो गया x1, ये हो गया y1, क्लियर। जो लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है उसी लाइन का सिर्फ एक ही पॉइंट हमें चाहिए, एंड यहाँ पे 0 0 हमारे लिए था अवेलेबल, इसलिए हमने इसको x1 y1 मान लिया, ठीक है। अब इसका काम हो गया। अब हमें चाहिए m। भाई साहब m क्या है, m होता है स्लोप ऑफ लाइन। तो पहले हम ये m निकालेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, स्लोप ऑफ द लाइन, m क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन होता है, m इक्वल्स टू, तो m पाने की क्या फॉर्मूला होता है, m पाने की फॉर्मूला होता है y2 - y1 बाय x2 - x1। ये x1 y1 x2 y2 यहाँ पे तो है ही नहीं, है क्या, ए बी लाइन के साथ इस लाइन में तो कुछ दिया गया ही नहीं, एक ही दिया था, हमने उसको x1 y1 मान लिया। फिर ये x1 y1 x2 y2 कहाँ से आएगा, ध्यान रखना, अगर ए बी के साथ ये पैरेलल है, ठीक, ए बी के साथ ये लाइन पैरेलल है, तो इसका जो भी स्लोप होगा इसी का भी स्लोप वही होगा। बट इक्वेशन इसके लिए अलग, इसके लिए बना रहे हैं हम। ये जो इक्वेशन लिखा है मैंने इस लाइन के लिए लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये लाइन 0 0 के थ्रू पास हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा है ना। तो इक्वेशन मैंने लिखा है, ये जो लिखा है क्या है, ये इक्वेशन है, बट स्लोप दोनों लाइन का सेम होगा। क्यों, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। तो
ये लाइन का स्लोप निकाल के मैं ये लाइन में लगा सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, इसलिए इसका स्लोप निकाल देते हैं एंड ये लाइन में m के जगह में, मतलब इंस्टेड ऑफ m उसको हम लगा देंगे। ठीक, निकालते हैं y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना 0 बाय x2 माइनस x1, x2 कितना 0 माइनस x1 कितना 5, 3 माइनस 0 होता है 3, 0 माइनस 5 होता है -5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -3/5 इज द स्लोप ऑफ लाइन AB एंड दैट इज ऑल्सो सेम फॉर दिस लाइन। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ पे m के बदले -3/5 लगा के आंसर निकाल दूंगा। तो y को y रहेगा, y1 हमारा कितना है, यहाँ पे 0 है, इक्वल्स टू m क्या है -3/5, x क्या है हमारा x ही रहेगा, x1 क्या है 0 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इम्प्लाइज y माइनस 0 y होता है इक्वल्स टू -3/5x है या नहीं। दिस इम्प्लाइज ये 5 उस तरफ आ जाएगा, 5y इक्वल्स टू -3x। दिस इम्प्लाइज 3x उस तरफ ले आता हूँ, 5y प्लस 3x इक्वल्स टू 0, या फिर सजा के लिख दूंगा 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ये लाइन का इक्वेशन क्या है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 0, मतलब x का वैल्यू कुछ भी लो, y का उसी हिसाब से निकाल के अगर हम ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे तो हमें ये लाइन मिलेगा। क्लियर? इसका मतलब वही होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन, स्टिल प्रैक्टिस करने से ये आराम से हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ पेपर में करने के लिए बोला है। ठीक, ग्राफ शीट यूज़ करना, 2cm को 1 यूनिट लेना है। हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, लेकिन ये बोर्ड को हम ग्राफ पेपर करके इसको सोल्यूशन निकाल देंगे। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, कैसे भी करके इसको निकाल देते हैं, बस कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। प्लॉट ट्राइंगल OAB। यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल को प्लॉटिंग करना है। O है हमारा 0 0, A है 3 - 2, B है 2 - 3। ठीक, O मतलब ये होता है हमारा क्या ओरिजिन, जो होता है 0 0, एंड A होता है 3 - 2, मतलब x में 3 जाएंगे, y में -2 होता है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा होता है A, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 3 - 2। B होता है 2 - 3, x2, y होता है -3, मतलब यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये होता है हमारा B, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 2 - 3। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। O के साथ A को कनेक्ट कर रहा हूँ, स्केल नहीं है, जो भी होगा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब A के साथ B को कर लेता हूँ एंड B के साथ O को कनेक्ट कर लेता हूँ। हो गया, OAB हो गया हमारा पहला डाटा। अब ये ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे थ्रू द ओरिजिन। ये होता है ओरिजिन, ये साइड में रिफ्लेक्ट होगा तो ये साइड में आ जाएगा। जब कोई भी पॉइंट ओरिजिन के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है तो उसका दोनों एक्सेस, मतलब x एज वेल एज y दोनों चेंज हो जाता है। ठीक, तो O तो O ही रहेगा 0 0, बस A जो 3 - 2 है ये हो जाएगा जब ओरिजिन के थ्रू रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ, कहाँ लिखूँगा, यहाँ लिखता हूँ, A हो जाएगा हमारा, नहीं यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे लिखता हूँ, A हो जाता है हमारा जब ओरिजिन में रिफ्लेक्ट होता है तो A जो 3 - 2 है, क्या है 3 - 2, ये हो जाएगा हमारा -3 2, मतलब 3 हो गया -3 -2 हो गया 2। अब -3 2 प्लॉट कर देते हैं, -3 2 मतलब ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा A डैश जो कि -3 2 है। अब B को रिफ्लेक्ट करेंगे, B क्या है 2 - 3 है, B हमारा है 2 - 3, ये हो जाएगा
-2 -3 हो जाएगा 3। ये इसका नाम है ए डैश, इसका नाम है बी डैश। इसका नाम ए डैश, बी डैश कहाँ होगा? बी डैश होगा -2 3 x -2 y 3, मतलब ये चलेगा? हाँ चल जाएगा, ठीक है। एडजस्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम बिना ग्राफ के कर रहे हैं। बी डैश होता है हमारा -2 3, ठीक। अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। हो गया ये रिफ्लेक्टेड थ्रू ओरिजिन। अब बी में बोल रहा है रिफ्लेक्ट द ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश, मतलब ये वाला ओ ए डैश बी डैश ऑन द वाई एक्सिस, मतलब ये वाई एक्सिस है, तो ये अगर इस एक्सिस से रिफ्लेक्ट होगा तो ये इमेज इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, ये साइड में आ जाएगा। एंड वाई एक्सिस से जब रिफ्लेक्ट होता है वही ओरिजिन सेम रहेगा, ए डैश हो जाएगा ए डबल डैश। -3 2 है, क्या है? ए डैश हमारा -3 2 है। ये जब रिफ्लेक्ट होगा कौन से एक्सिस में? वाई एक्सिस में, ठीक। तो सिर्फ उसका एक्स एक्सिस वैल्यू चेंज होगा, मतलब एक्स जो -3 2 है ये हो जाएगा 3, 2 को 2 ही रहेगा, ठीक है। तो ए डैश यहाँ पे ये हो जाएगा ए डबल डैश जो हो जाएगा 3 and 2 x3 y2। ये क्या है, कौन सा पॉइंट? ए डबल डैश, ठीक है। अब सेम ये क्या हो जाएगा, जो -2 3 है ये हो जाएगा 2 3 x2 y3, मतलब ये पॉइंट ये हो जाएगा हमारा बी डबल डैश, ये हो जाएगा 2 3, ठीक है। अब इसको कनेक्ट कर लो, हो गया। अब रिफ्लेक्ट द ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश, मतलब ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ऑन द एक्स एक्सिस। इसको मुझे एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है। अगर ये यहाँ है, एक्स एक्सिस हमारा ये है, तो ये इस तरफ आ जाएगा, हाँ या नहीं? जब एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट होता है तो सिर्फ वाई एक्सिस का वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। तो ए डैश हमारा क्या है, -3 2 है, तो ये हो जाएगा -3, ये जो 2 है सिर्फ -2 हो जाएगा, -3 -2, मतलब यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा ए ट्रिपल डैश -3 -2। बी डैश हो जाएगा -2 3 है, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर रहा है, सिर्फ वाई एक्सिस चेंज होगा, मतलब 3 हो जाएगा -3, ये रहेगा -2 -3, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा बी ट्रिपल डैश, इसका हो जाएगा -2 -3। इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब फाइनली हमें क्या करना है, ए डैश बी